प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का यह 7वां भाग है। इसमें आज आप सभी असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी युग की शुरुआत में एक के बाद एक आंदोलन शुरू किए गए और इन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज देश को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए विवश हुए। तो इसी क्रम में अभी इसके पूर्व हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा। खिलाफत आंदोलन का यह बढ़ता चरण था असहयोग आंदोलन, जो उसी समय शुरू हुआ जब खिलाफत अपनी चरम पर था, अर्थात खिलाफत आंदोलन अपनी चरम पर था। और खिलाफत आंदोलन को पुष्ट करने के लिए, उसको और गति देने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो यह उसी का एक बढ़ता हुआ क्रम है, अगला उसका चरण है जो असहयोग आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित हुआ। तो जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में एक हिंदू मुस्लिम एकता की बैठक हुई और उस बैठक में पूरी खिलाफत कमेटी बैठी थी, अर्थात खिलाफत आंदोलन को चलाने वाले लोग बैठे थे। उसी में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया। उस पर प्रस्ताव पर सहमति बनी और वह प्रस्ताव पेश किया गया। चूंकि गांधी जी ने कहा था खिलाफत आंदोलन के समय, जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेज बात नहीं माने तो हम उनके खिलाफ असहयोग और स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, उनका असहयोग करेंगे। जनता से भी अपील की थी। तो उसी क्रम में यह असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन में आगे चल करके और सितंबर 1920 ईस्वी में और कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया गया, कांग्रेस का विशेष सत्र अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली, लेकिन यह स्वीकृति सामूहिक नहीं थी, अर्थात इस आंदोलन का विरोध भी हुआ और आंदोलन के विरोध करने वाले नेता में स्वयं अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और क्रांतिकारी नेता सीआर दास अर्थात देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उनके विरोध करने के बाद उनके साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और जीएस खापर्डे ऐसे अनेक नेता असहयोग आंदोलन के विरोध में उतरे। उनका यह विरोध और परिषद की सदस्यता छोड़ने के लिए था। जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, उस परिषद की सदस्यता छोड़ने के लिए उनका यह विरोध था। वे नहीं चाहते थे कि परिषदों, अर्थात जो अंग्रेजी सरकार में जो परिषदें हैं उसमें जो भारतीय लोग हैं वे उसका बहिष्कार करें। तो यह नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से और अत्याचार करने का मौका मिलता, अपने कानून को बनाने का मौका मिलता। तो उनका यह विरोध इसको लेकर के था और विरोध ही नहीं किया बल्कि कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी। तो इस प्रकार जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही हिंदू मुस्लिम एकता समिति की बैठक हुई। उस बैठक में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया। फिर असहयोग का प्रस्ताव पेश करने पर सहमति बनी थी। आगे विशेष सत्र बुलाया गया सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में और इस असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली, लेकिन उसका विरोध भी हुआ और विरोध में अनेक ऐसे क्रांतिकारी नेता सामने आए और कांग्रेस को छोड़ दिया। आगे चल करके दिसंबर 1920 ईस्वी में
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ और उस नागपुर अधिवेशन में असहयोग के जो प्रस्ताव थे, उस प्रस्ताव में, उस सुझावों में उसके संशोधन किया गया और जिसके कारण जो भी विरोधी नेता थे वे विरोधी नेता इस आंदोलन को मिलकर के पारित किए, अर्थात इस आंदोलन के पक्ष में समर्थन दिए और यह आंदोलन उस बैठक में कांग्रेस के दिसंबर 1920 में नागपुर के और अधिवेशन में बैठक में यह पूर्ण रूप से प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। गांधी जी को बहुत बड़ी खुशी मिली और गांधी जी ने इस अधिवेशन में प्रसन्न होकर यह कहा कि 1 वर्ष के अंदर अंग्रेजी सरकार भारत को छोड़कर वापस चली जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था। और आगे गांधी जी ने नागपुर के इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो पुराना लक्ष्य था वह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत स्वशासन, अंग्रेजी और साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन स्थापित करने का, स्वशासन की मांग का जो पुराना लक्ष्य था, गांधी जी ने प्रसन्न होकर के और उस पुराने लक्ष्य स्वशासन को त्याग दिया और कहा कि अब हमारा जो लक्ष्य रहेगा वह पूर्ण स्वराज्य रहेगा। और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य गांधी जी के द्वारा नागपुर के अधिवेशन में घोषित किया गया और इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली, यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो वास्तव में जो नागपुर का अधिवेशन था वह नागपुर का अधिवेशन और स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें कांग्रेस के सभी सदस्य मिलकर के सर्वसम्मति से इस आंदोलन को पारित किए और आगे इस आंदोलन के नेतृत्व में अपना पूर्ण योगदान देश को आज़ाद कराने में दिया। सब लोग मिल करके इस आंदोलन को चलाए। आगे आंदोलन की जो प्रगति हुई, तो आंदोलन की प्रगति में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह आंदोलन पूरे देश भर में शुरू कर दिया गया। गांधी जी ने पूरे देश भर में शुरू करने की घोषणा की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो इसी के साथ गांधी जी ने पहले, चूंकि इस आंदोलन के कुछ सुझाव थे, आंदोलन के जो सुझाव थे वो उसमें पहला सुझाव था कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए सभी उपाधियों को त्याग देना, अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करना, अंग्रेजी और जो क्या कहते संगठन है, अंग्रेजी जो सरकार है, उस सरकारी पदों पर जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो भी असैनिक और व्यापारी जो भी लोग हैं जो विदेशों में मेसोपोटामिया जाते हैं और अंग्रेजों के अंतर्गत, कंपनियों के अंतर्गत ले जाए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वो उनको छोड़ करके और अपने देश लौटाना चाहिए, ऐसा एक आह्वान, ऐसा एक सुझाव दिया गया। तो उसी क्रम में गांधी जी ने और अपनी उपाधि जो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के सहयोग के बदले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को भेज करके एक सहयोग किया था कि अंग्रेजी सरकार इससे भी और हम सभी के लिए सुशासन देंगे। तो उसके बदले कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, तो उस कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग दिया। ऐसे ही अनेक नेताओं ने अपनी अपनी उपाधियों को त्याग दिया। और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, अर्थात न्यायालय में जो वकील रहते थे उन वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे कई नेता थे और वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, अर्थात अंग्रेजी सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, असहयोग किया। तो इस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन अपने पूरे चरम पर पहुंच गया था। आगे इस आंदोलन में आगे चल करके धन की आवश्यकता पड़ी। तो धन की आवश्यकता के लिए
बीच में तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। तिलक स्वराज फंड में एक वर्ष या 6 माह के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए एकत्रित हुए आंदोलन को गति देने के लिए, आंदोलन के विस्तार के लिए। इसी क्रम में आंदोलन की जब प्रगति चल रही थी, उसी क्रम में अंग्रेजी स्कूलों, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। तो उस समय स्वदेशी शिक्षण पद्धति पर आधारित काशी विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और ऐसे अनेक स्कूल कॉलेज खोले गए जो भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीयों द्वारा चलाए जाते थे। अंग्रेजी शिक्षा का उसमें कहीं कोई अवसर नहीं था। इसी क्रम में जमनालाल बजाज ने, जो अंग्रेजों ने और उपाधि थी उन्हें राय बहादुर की, जमनालाल बजाज एक उद्योगपति थे और उनके उदारता के कारण, उनकी दानशीलता के कारण उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। तो उन्होंने भी गांधी जी को देख करके अपनी राय बहादुर की उपाधि छोड़ दिया था। इस प्रकार आंदोलन पूरे चरम पर था और आगे चल करके जो आंदोलन की समाप्ति हुई, वह आंदोलन की समाप्ति भी एक दुखद घटना के साथ हुई। यद्यपि आंदोलन अपने पूर्ण चरम पर होते हुए और पूरे देश भर में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आंदोलन को गांधी जी ने कहा था कि ये अहिंसात्मक आंदोलन रहेगा, कहीं भी हिंसा का नामो निशान नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो संयुक्त प्रांत गोरखपुर में, और संयुक्त प्रांत अर्थात जो अपना उत्तर प्रदेश है उसे संयुक्त प्रांत कहते थे, उसमें मध्य प्रदेश भी था, उसमें बिहार भी था, उसमें उत्तर प्रदेश भी था, ये संयुक्त प्रांत कहलाता था। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान है, जहां पर अंग्रेजों की क्रूरतम नीतियों के विरुद्ध में और वहां के किसान भड़क गए। वहां के किसानों ने 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को, और जो वहाँ का कोतवाली था, वहाँ का थाना था, उस थाने पर घुस करके और वहाँ थाने को फूंक दिया। वहाँ के पुलिस थे उनकी हत्या कर दी, उनको गोलियों से भून डाला। तो यह जो घटना घटी यह पूरी और क्रांतिकारी घटना थी, हिंसात्मक घटना थी। इस हिंसा की घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने, और अगले दिन 5 फरवरी की घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने 6 फरवरी 1920 ईस्वी को इस आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा कर दी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन के चरम पर कहा था कि अंग्रेजों को चेतावनी दिया था, चूंकि आंदोलन में लगभग 60,000 और भारतीयों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, और इन कैदियों के रिहा करने के लिए गांधी जी ने और 1 फरवरी 1922 ईस्वी को अंग्रेजों को एक चेतावनी दिया था कि यदि 7 दिनों के भीतर अर्थात 7 फरवरी 1922 तक यदि अंग्रेज उन भारतीय लोगों को रिहा नहीं किए, उन भारतीय नागरिकों को रिहा नहीं किए, तो गांधी जी और बारदोली में एक और आंदोलन इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन करने का आंदोलन वो छेड़ देंगे। तो इस प्रकार से गांधी जी एक के बाद एक आंदोलन, एक के बाद एक आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन उनका मानना था कि यह आंदोलन हमारा अहिंसात्मक रहेगा, हिंसात्मक नहीं रहेगा। वह 7 फरवरी का लक्ष्य दिए थे अंग्रेजों को, तब तक 5 फरवरी में ही अंग्रेजों ने कुछ ऐसी चाल चली कि भारतीय क्रुद्ध हो गए और उग्र होकर के उन पर हमला कर दिए। और ये जानते थे गांधी जी की कमजोरी अंग्रेज, कि गांधी जी हिंसा का कभी साथ नहीं देंगे, हिंसात्मक घटनाओं का साथ नहीं देंगे, और गांधी जी ने इस आंदोलन को अगले दिन स्थगित कर दिया। तो कहीं कहीं हमारे जो कुछ सिद्धांत होते हैं, हमारी जो कुछ नीतियां होती हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी बन जाती है अगले के समक्ष। तो गांधी जी की नितांत अहिंसावादी नीति वो अंग्रेजों के समक्ष कहीं ना कहीं कमजोरी बन गई। और गांधी जी उस आंदोलन को जारी रखते और उसके विरुद्ध एक और आंदोलन छेड़ते, तो निश्चित है अंग्रेज विवश होकर के और 1-2 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र कर देते और 1925 से पहले अपना देश स्वतंत्र हो जाता। लेकिन गांधी जी ने बीच में उस आंदोलन को स्थगित कर दिया और अज्ञातवास पर चले गए। तो इस कारण थोड़ी स्वतंत्रता में देर हुई, लेकिन गांधी जी के आंदोलन और
फिर आगे चलकर क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ही देश को आज़ादी मिली। उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान था। टिट फॉर टैट के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी का आंदोलन राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने का काम किया और जो क्रांतिकारी आंदोलन था अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही थे और अपनी जगह पर पूर्ण थे। तो इस प्रकार से देश को आज़ादी मिली। आगे इसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।